हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो बात ये थी इससे पहले जो मैं बात बता रहा था अपने मेंस्ट्रुएशन से पहले कि मैंने कहा कोण से पहले कुछ सीखना ज़रूरी है, बहुभुज सीखना ज़रूरी था, पॉलीगन जो हमने सीखा। ठीक है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें इसके बीच में आएंगी, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर बाकी तो हमको मैनेज कर लेंगे, लेकिन इनको जो सीखना ज़रूरी था, कोण कैसे याद करते हैं, एंगल वगैरह कौन से होते हैं, क्या सब होते हैं, सब हमने सीख लिया है ना। पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, कैसे अंतः कोणों का योगफल है ना, बाह्य कोणों का योगफल, ये सब सीख लिया। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन। अब इस मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है उसको ज़रा समझेंगे, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब है क्षेत्र मिति। क्या है? क्षेत्र मिति। अब क्षेत्र मिति में क्या क्या आता है, सीधा देखो देसी भाषा में बात करें। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इस नाम का ही नहीं पता कि मेंस्ट्रुएशन आखिर है क्या चीज़। सर ये मैथ पढ़ाते पढ़ाते आप क्या पढ़ाने लग गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है रे भाई, मैथ्स ही चल रहा है, लेकिन मैथ्स में आखिर मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, क्षेत्र मिति होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि इसमें होता क्या है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट पढ़ते हैं लेकिन उनको इनकी बारीकियां नहीं पता, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम एकदम से जीरो लेवल से हर चीज़ का ज्ञान इसमें देंगे। हर मतलब क्लास में जितनी बातें होती हैं ना, छोटी मोटी कुछ भी नहीं रहेगा, डाउट नाम का शब्द दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना। देखो क्या है, मैं इसको दो भागों में स्प्लिट कर लेता हूँ, आधा भाग किसी और का है, आधा भाग किसी और का है। तो हम अगर इस पार्ट की बात करें, इस साइड वाला पार्ट, तो ये हमारा होता है 2D। बात समझ में आ रही क्या? बोला सर ये 2D क्या होता है ना, ये भी बताओ। हम हर चीज़ बताएंगे, मैंने कहा ना, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब मैं कहूँगा इधर वाला जो भाग है वह है 3D। क्या है? 2D और 3D क्या क्या है सर ये? अरे D का मतलब होता है डायमेंशन, है ना, 2 डायमेंशन। यानी डायमेंशन को अगर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे विमा। विमा जो होती है ना, आपने विमा शब्द सुना होगा, विमा को दूसरे नाम से भी जानते हैं विभा। बात समझ में आई क्या? विभा भी बोल सकते हैं आप इसको, विमा भी बोल सकते हैं, डायमेंशन भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन। सेम चीज़ यहाँ पर है, 3D का मतलब 3 विमा या 3 डायमेंशन, ठीक है ना। विमा बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, इसको विभा बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही क्या? विमा या फिर क्या, विभा। ओके, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब डायमेंशन क्या चीज़ है? देखो किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं वो देखो या तो 1D होंगी या 2D होंगी या 3D होंगी। 3D से ऊपर 4D नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है ना। कैसे नहीं होता है उसको अभी समझेंगे। 1D क्या होता है? सर आपने 2D 3D बताया, 1D का नाम नहीं बताया। देखो 1D हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। 1D का मतलब एक डायमेंशन, एक डायमेंशन का मतलब उसके अंदर एक ही विमा। विमा कौन सी होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब विमा होती हैं, ठीक है ना। ओके, यानी कि डायमेंशन होते हैं। तो ओनली लंबाई ही लंबाई हो, ओनली लंबाई ही लंबाई, वो लंबाई निश्चित हो या अनिश्चित हो। जैसे रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, ये रे जो है ना, रेखा, इसकी लंबाई क्या है? अनिश्चित। जैसे इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है। जैसे हम बात करें किसी भी सेगमेंट की यानी रेखाखंड की, तो मान लो ये सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन सिर्फ इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही? देखो वैसे तो हर चीज़ की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लेकिन लंबाई के अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई मतलब नगण्य होती है। जैसे हम बात करें धागे की, तो हमेशा हम धागे की अगर बात करते हैं तो उसकी सिर्फ लंबाई देखते हैं, वो धागा कितना लंबा, इतना लंबा, लेकिन उसकी मोटाई जो होती है ना, वो उसकी चौड़ाई होती है। अब कुछ तो होती है, लेकिन उस लंबाई के सामने अगर देखा जाए तो वो उसको गिनने लायक नहीं है, अनकाउंटेबल, उसके सामने ये गिनने लायक नहीं है। भाई लंबाई लंबाई ही देखते हैं। हाँ, लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर सी हो तब एक बात है। जैसे ये पेन है तो हम इसकी मोटाई और लंबाई सब चीज़ देखते हैं। बात समझ में आई ना? ओके, तो नगण्य चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाएंगे। जैसे हम पेज की बात करें तो पेज जो होता है ना, वो अभी 1 मिनट में आपके सामने लेके दिखाता हूँ। जो पेज है वो मान लो कि ये है ना। तो इस पेज की अगर हम देखें तो लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है ना। लेकिन बात करें इसकी मोटाई की, तो मोटाई इसकी कुछ तो है ही, लेकिन हम कभी बात नहीं करते मोटाई कितनी है, नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि मोटाई बहुत नगण्य है, लंबाई चौड़ाई के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? लेकिन अगर हम पुस्तक की बात करें या किसी रजिस्टर की बात करें तो हम कहेंगे सर हाँ इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी, लेकिन मोटाई कुछ है, देखो दिखाई दे रही ना।
तो जहाँ, ऐसा मेरा कहने का मतलब है, जहाँ गिनने लायक है वहाँ गिने। तो ये वाला हमारा क्या है, इसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। आप मेरी बात समझ में आ चुकी है, ओनली लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसमें ओनली 1D है। 2D की बात करेंगे तो देखो अभी बस यही समझ रहे हैं, हमारी क्लास ही आज इस बात के ऊपर इस आखिर इसमें 2D 3D है क्या, ठीक है। तो देखो 2D ऐसी है कि जैसे कि आप कोई सर्कल बनाते हो, है ना, तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। वो गोलीय रूप में होती है, वर्ताकार रूप में, वो बात अलग है, ठीक है, इस रूप में होती है, लेकिन वो होती है समतल, यानी कि हम समतल आकृतियों की बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। आपने समतल के नाम से पढ़ा होगा, समतल। और इसमें क्या आते हैं, समतल और ठोस जो भी हैं, तो इसको ठोस भी कह सकते हैं, समतल तो फिर उसके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड, बात समझ में आ रही क्या, ये है प्लेन और वो है सॉलिड। ओके, तो अब इधर वापस आ जाओ। देखो अब हम बात करते हैं जैसे कि एक ट्रायंगल की, ठीक है ना। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होगा, वो कैसा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक चतुर्भुज की, तो वो चतुर्भुज यानी कि वो चतुर्भुज में क्या क्या आता है, देखो ध्यान देना। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, एक चतुर्भुज जिसको कहते हैं, उसका मतलब है कि ऐसी कोई भी प्लेन सरफेस जिसकी मतलब 4 भुजाओं, 4 साइड से कोई एरिया कवर्ड हो, है ना, ढका हुआ हो, हम कहेंगे कि 4 भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति है, उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन ये चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। कभी किसी की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है, कभी ये दोनों भुजा बराबर होती हैं, कभी चारों भुजा बराबर होती हैं, कभी कोई भी बराबर नहीं होती है, कुछ ऐसे प्रकार की होती है। बात समझ में आ रही क्या, कुछ ऐसे टेढ़ा ऐसे बना दिया। जिसकी भुजा 4 होगी वह चतुर्भुज होगा, वह क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। ओके, उसके अंदर कई क्वालिटी होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, ठीक है ना, और स्क्वायर भी आ गया। सब इसके अंदर किसके अंदर आते हैं, 2D में, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ होती हैं, ठीक है ना। ओके, और कोई बात करें तो जैसे कि इसमें रोम्बस आ गया, ठीक है ना, पैरेललोग्राम आ गया। बात समझ में आ रही क्या, ये सभी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज आ गया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और भी ऐसी समतल आकृतियाँ जो भी आपके दिमाग में आ रही हो, वो सब इसके अंदर आती है। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अब हम आते हैं जैसे 3D पे। 3D का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ हो। यानी कि देखो जैसे हम इसकी बात करें तो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी मोटाई भी तो है ना, ऊंचाई भी है। और बहुत सारी बुक हैं, जैसे उदाहरण है, सॉरी मैंने कहा बुक भी तो होता है। बात समझ में आ रही क्या, तो बुक की क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, लेकिन एक मोटाई भी होती है, ठीक है। तो इसके आधार पे बुक के जैसी आकृति, माचिस के डिब्बे या खेलने का डाइस, सब चीज़ें इसमें। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं तो घन का मतलब क्या होता है भाई, क्यूब। बात समझ में आ रही क्या, यानी क्यूब। तो हम क्यूब की अगर बात करेंगे तो क्यूब किस में आएगा, देखो क्यूब के अंदर होता है भाई, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। बोलो तीनों चीज़ होती हैं। हालांकि क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती है, बराबर, लेकिन होती तो तीनों चीज़ें हैं। तो देखो भाई, इसके बाद में अगर हम बात करें तो किसके बारे में करें, अरे सर किसी के बारे में भी कर लो, क्या दिक्कत है। अब ये घन था तो ये घनाभ हो गया, क्यूब था तो क्यूबॉइड हो गया। इसको हम कहेंगे घन यानी कि क्यूब, और ये क्या होगा भाई, क्यूबॉइड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना, घनाभ हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखो और कौन सी 3D आकृति हो सकती है भाई, जो भी ठोस होगी ना, सॉलिड होगी, वो सभी किस में आती हैं, 3D पार्ट में आती हैं। जैसे हमारा पंखा, हमारा टीवी, हमारा कूलर, पानी की बोतल, हर चीज़, मोबाइल। बात समझ में आ रही क्या, सॉलिड ठोस, जिसकी आकृति इनमें से कैसी भी हो सकती है, जिसकी शेप इनमें से कैसी भी हो सकती है। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा, ये कभी देखा है, अरे सर ये भी देखा है क्या, इसको क्या कहेंगे, कौन, है ना, शंकु, कौन, शंकु। एक आपने ये भी देखा है क्या, ये लो जी, इसको हम क्या कहेंगे, बेलन, है ना, बेलन। तो ये हमारे लिए, हमारे सामने क्या है भाई, बेलन है ना, सिलेंडर है। तो इसकी भी कोई हाइट है, कोई ऐसे लंबाई चौड़ाई सब है। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद में और इसकी अगर बात करें तो इसमें एक वो होता है, देखो ये वृत्त मैंने यहाँ बनाया, ये तो था सर्कल, ठीक है ना, ये क्या था भाई, सर्कल था, यानी वृत्त था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, इसकी, तो ये देखो क्या है, ये थोड़ा सा ठोस है। ऐसे समझो कि ये ठोस है ना। कैसे है, ये ठोस है, आपको दिखाई दे रहा है। लो जी, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि कुछ समझ में आए कि भी हाँ, ठोस नाम की, यानी गेंद हम इसको कह देते हैं। जो गेंद का जो आकार है वह गोला के जैसा होता है, स्फेयर होता है। ये क्या है, ये स्फेयर है,
बात समझ में आ रही क्या? ठीक है ना, स्फेयर है यानी कि गोला है। तो ऐसी आकृति सबको समझ में आ रही। मैं कहना चाहता हूँ कि इनमें आप कुछ अंतर देखिए, आपको दिखाई देगा कि सर ये आकृति प्लेन है, जैसे कि अगर हम धरती पे नीचे रखें तो चिपक जाती हैं, लेकिन अगर इनको रखें तो सर ये नीचे से चिपकती हैं लेकिन ऊपर से उठी हुई भाग दिखाई देती हैं। तो ये कुछ उठी हुई दिखाई देती हैं, जबकि ये सारी आकृति जैसे ऐसी ऐसी साइज़ के आपको पेज काटने हो तो आप सभी साइज़ के पेज काट सकते हो, गोल भी काट सकते हो, वर्ताकार, त्रिभुज के आकार के, ट्रायंगल है ना सर, सब जैसा काट सकते हो। लेकिन अगर इसकी बात करें तो सर ये ऐसा पेज नहीं कटेगा, वो पेज तो ज़मीन के चिपक जाता है, लेकिन ये तो उठा हुआ भाग है, सिलेंडर है। मेरी बात सबको समझ में आई? ऐसे ही देखो इसमें कुछ नाम और होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, देखो जिसको प्रिज्म कहते हैं, है ना। इनमें भी हालांकि प्रिज्म और पिरामिड ही होते हैं, मैं दूसरा नाम कहूँगा पिरामिड, ठीक है ना। प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं इसको हम जब अलग से पढ़ेंगे तब हम इसकी पूरी परिभाषा ढंग से समझेंगे, लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है उतना बता देता हूँ, है ना। सब चीज़ समझना है इसके अंदर। तो प्रिज्म और पिरामिड आखिर है क्या चीज़, देखो मैं थोड़ा इधर भी बना देता हूँ। ये पार्ट तो है खैर 3D का, है ना। ये सब प्रिज्म पिरामिड है, देखो ध्यान दो कैसे, ठीक है। तो देखो पिरामिड वो होगा, प्रिज्म वो होगा जिसका देखो नीचे का आधार जैसा होगा, बेस वैसा ही ऊपर का होगा, दोनों ऊपर नीचे इक्वल होंगे। जैसे हम इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे आप त्रिभुज भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई त्रिभुजाकार कोई डायग्राम है, जैसे ये है, ठीक है ना, और जस्ट नीचे भी हम बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये बना दिया, ये लो जी, ऐसा का ऐसा बना दिया, और ये लो नीचे। अगर हम इनको मिलाते हैं तो आप ध्यान देना एक बार कि आपको कुछ ये ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से। आपने कभी पेपर वेट देखा हो तो पेपर वेट मतलब जैसे कई ऑफिस में पेपर के ऊपर गोला सा रखा होता है, ऐसा त्रिभुज का भी रखा होता है। तो कहने का मतलब नीचे से अगर इसकी सरफेस ऐसी है, जैसे ये लाइन देखो उधर से, मैं ये बैकग्राउंड है पीछे का, दिखाई दे रहा है, और ये बैकग्राउंड ऐसे है, दिखाई दे रहा है। तो ये पीछे और एक सामने की जो लाइन आ रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक ऐसे हो गया, ये त्रिभुज का आकार इसका बेस था। इसका बेस कैसा था भाई? त्रिभुज के जैसा था, ऐसे समतल, और उसके बेस को ऊपर उठा दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे देखो और दूसरी बात, इस घन की अगर हम बात करें तो ये भी देखो एक प्रिज्म ही है। अगर हम बात करें इसकी तो ये देखो नीचे से इसका बेस जो है वो ऐसा है, सबको दिखाई दे रहा है कैसा है? बिल्कुल ऐसा है। और ऐसा जो बेस है ना, इसको ऊपर तक उठा दो, क्लियर है ना, ऊपर एक हाइट तक ले जाओ और वो एकदम ठोस हो जाएगा। क्लियर बात है क्या? ठीक है ना। तो ये सब किस में आते हैं? प्रिज्म में। और हम बात करें पिरामिड की तो देखो पिरामिड का बेस तो ऐसा ही होता है जैसे त्रिभुज का हो गया। बात समझ में आ रही क्या? ये हम त्रिभुज ही बना दिया, ले चलो हो गया। लेकिन इसके एक सेंटर पॉइंट से एक लाइन ऊपर उठाते हैं और ऊपर देखो, समझ में आ रहा है? यानी एक त्रिभुज है और उसके ऊपर मैंने ऐसे पेन गाड़ दिया, एक त्रिभुज कैसे पेपर पे है और उस पर पेन रख दिया। पेन रखने के बाद क्या होगा? इस त्रिभुज के तीनों कोनों से रस्सी बांधो, तीनों कोनों से रस्सी बांधो। कहाँ पर? किनारों पर। और देखो मैंने यहाँ से यहाँ बांध दी, यहाँ से यहाँ बांध दी, और आप इसको पाएंगे जैसे मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया, तो इसको ऐसा बना देते हैं ताकि ये थोड़ा समझ में आए, ऐसा बना दिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे कि ये जो आकृति बेस थी इसकी वो ऐसी थी, बेस जो था ना वो तो नीचे है और इसके ऊपर जा कर के एक कोने पे, एक पॉइंट पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये ऊपर से नुकीला होता है लेकिन नीचे से देखो समतल है, प्लेन है। बात समझ में आ रही क्या? तो ऐसी चीज़ें जो नीचे से प्लेन है लेकिन ऊपर से जा कर के वो किसी एक कॉर्नर पे स्थान पे मिलती हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। जैसे आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा, तो मिस्र के पिरामिड नीचे से तो देखो चौकोर है लेकिन चारों तरफ से उस पर चढ़ाई होकर के वो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर के मिलते हैं। मेरी बात समझ में आई ना? तो ऊपर वाला जगह क्या होगा? पॉइंट होगा। नीचे का जो स्थान है वो त्रिभुज के आकार के हो सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, यानी कि ये सब मैं क्या बता रहा हूँ? बहुभुज, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। यानी कि नीचे का जो बेस है वो बेस कैसा हो सकता है? वो बेस एक पॉलीगन होता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? पॉलीगन होगा, लेकिन हाइट में क्या होगा? हाइट में क्या होगा? वो होगा एक पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रिज्म की तो प्रिज्म में नीचे भी पॉलीगन है और ऊपर भी सेम पॉलीगन है, यानी नीचे भी त्रिभुज के आकार है तो ऊपर भी त्रिभुज के जैसा ही आकार है। मेरी बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। और बाकी देखो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे अलग अलग पर्सनली, अभी तो मैं सिर्फ ज़्यादा जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि 2D और 3D को अलग अलग करना। एक बात तो समझ में आई, 2D के डायग्राम आपको अलग समझ में आए और 3D के डायग्राम आपको अलग आए। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही ना? अब हम जब पढ़ेंगे ना, जैसे इसको पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल इसके ऊपर है, इसका पूरा डायग्राम खोल के बाहर से अंदर से, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, नंबर से पढ़ेंगे सब के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखो अभी जब स्टार्ट करेंगे ना क्लास को, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2D से स्टार्ट करेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे। और ध्यान देना, एक बात और बता देता हूँ, अभी मैंने जैसे मिटा दिया इसको, लेकिन एक डायग्राम, कोई भी एक डायग्राम वापस बना लो, इससे आप समझ जाओगे। आप ध्यान दो, ये पूरा का पूरा 2D और 3D इसमें होता है, यानी 2D पूरा समझ में आना चाहिए। और 2D में क्या होता है वो और ध्यान दो। देखो 2D में ओनली क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। मेरी बात समझ में आ रही क्या? क्षेत्रफल का मतलब क्या है? एरिया। यानी इसमें ओनली एरिया ही निकलेगा कि ये एरिया का मतलब ये कितनी जगह घेरता है, ठीक है ना, ये कितनी जगह घेरता है। लेकिन इसमें क्या होगा? 3D में एरिया तो निकलेगा ही। एरिया किसका निकलेगा? जैसे हम इसकी बात करें, किसकी? ये एक घन है, क्यूब है, तो इसकी ऊपर की एक सतह देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसकी प्रत्येक सतह कैसी होती है? एक घन के जैसी होती है। मेरी बात समझ में ना? सॉरी, वर्ग के जैसी होती है। ये देखो ऐसी सेम है क्या ये? अरे ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो इन दोनों की सतह बोलो मिलती है कि नहीं मिलती? तो इसकी एक सतह ऐसी है, इसकी दूसरी सतह भी ऐसी है, तीसरी भी ऐसी है। ऐसे देखो इसमें भी सरफेस है, तो ये कैसा सरफेस है? ये आयत के जैसा है, रेक्टेंगल के जैसा इसका सरफेस है। इसके नीचे की बेस की बात करें तो नीचे का बेस कैसा है? एक सर्कल है, एक वृत्त के जैसा है। इसमें देख लो, इसमें नीचे की बात करेंगे तो कैसा है? सर्कल के जैसा। और सर्कल और ये सब किस में आते हैं? ये इसमें आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इनका तो क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन जो पूरा ठोस है, तो उस ठोस वस्तुओं का क्या निकलता है? उस ठोस वस्तुओं का आयतन निकलता है। आयतन का मतलब वॉल्यूम निकलता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। तो हमारे पास देखो, जब हम पहला 2D पार्ट पढ़ रहे होंगे, इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब पढ़ रहे होंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे? ओनली एरिया निकालना आपको। लेकिन जब 3D पढ़ेंगे तो एरिया तो निकलेगा ही इन सतहों का, लेकिन पूरी वस्तु की बात करें तो उसका वॉल्यूम भी निकालेंगे, यानी कि आयतन भी निकालेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो अभी आपने अलग अलग समझ लिया कि 2D 3D क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है ना। ठोस वस्तुओं का ही आयतन निकल सकता है, समतल वस्तुओं का आयतन नहीं निकलेगा, ओनली इनका क्षेत्रफल निकलेगा। इनका क्षेत्रफल आयतन दोनों निकलेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो देख लेना किस किस में क्या क्या कैसे कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इससे परिचय करवाया है कि इसमें है क्या क्या चीज़, 2D में क्या है, 3D में क्या आएगा। मैं और बताता हूँ आपको, हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, ये वाला और ये वाला, घन, गोला, बेलन, शंकु, जो भी पढ़ेंगे, किसी का भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, किसी का भी, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा समझेंगे और वो फॉर्मूला हमें समझने के बाद अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है। फॉर्मूले रटेंगे नहीं, बनाएंगे। और इसका ही नहीं, सबका। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप देखते जाइए, इससे आके देखो, जस्ट इससे थोड़ा सा और आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब समझ लो कि 2D से थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, बाकी स्टार्टिंग तो अच्छे से नेक्स्ट क्लास में होगी, वो बढ़िया रहेगा, है ना। आज तो मैंने इसको सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस ही करवाया है कि हाँ ये इसका ऐसे अलग अलग पार्ट होता है। तो हम बात करते हैं 2D से। अब देखो 2D पढ़ते समय हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वो छोटा सा एक काम दे देता हूँ, है ना। वो आपको समझना है ताकि अगली क्लास में हमें दिक्कत ना हो। तो वो काम क्या है, पहले वो समझो, ठीक है। तो जैसे कि हम आयत पढ़ेंगे, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का ये। अब जो बताने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग है ये। आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी पढ़ेंगे, है ना। त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज का मतलब ट्राइंगल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ओके, ये सब पढ़ेंगे। तो एक बार इसका डायग्राम ज़रा ध्यान से देखना। जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने क्या बनाया, डॉट डॉट, ये मैंने बनाया है इसका विकर्ण। बात समझ में आई ना? क्या बनाया है मैंने? इसका विकर्ण, ठीक है ना। ओके, डायगोनल बनाया है, ठीक है। ओके भाई, डायगोनल, क्लियर है? ओके, ये जो विकर्ण इधर मान लो, इधर मान लो, तो आपको ये मालूम है, अगर आप इस लाइन को हटा देते हो, ध्यान देना, मैं इस लाइन को जिसको हटा रहा हूँ, हटाने के बाद ये क्या बच गया, ABC नाम का एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये 90 डिग्री है।
ध्यान दे रहे हैं सभी। ये क्या है भाई, 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री की बात करें तो इसमें एक प्रमेय लग सकती है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही, क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, बोलता है कि सर कर्ण का स्क्वायर है ना, क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, लिख देता हूँ ऐसे ही, हिंदी में क्या लिखूँ, बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा, लंब का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके अंदर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है भाई, बेस होता है, परपेंडिकुलर लाइन ये बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है ना, ओके। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर, है ना, फिर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसको हिंदी में बनाए, के फॉर कर्ण लिखते हैं के स्क्वायर, ए फॉर आधार का स्क्वायर और एल फॉर लंब का स्क्वायर, ऐसे जो जैसे पढ़े वैसे। बात समझ में आई ना, बात एक ही है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है वो देखो, इसका मीनिंग थोड़ा सा और समझते हैं। चलो पहले एक बार इसकी बात करते हैं, फिर थोड़ा साइड में और बनाएंगे। हाँ, ये आधार का स्क्वायर हो गया, ये लंब का स्क्वायर बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसका मीनिंग ये है कि आप इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाते हो, वो स्क्वायर मान लो यहाँ तक बनेगा, ये समझ में आ रहा है। एक स्क्वायर आप इसके ऊपर बनाते हो, किसके ऊपर, बेस के ऊपर, एक स्क्वायर आप इसके ऊपर बनाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। तो आपने ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो देखो ये किसके ऊपर स्क्वायर बनाया, ये इसका स्क्वायर, क्लियर है क्या, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब जैसे एक ये खेत है, ये एरिया है, ठीक है ना, इसको ऐड करो प्लस इसको ऐड करो, तो इस कर्ण के ऊपर यानी हाइपोटेनियस के ऊपर बनने वाला जो ये क्या आएगा, खेत आएगा, उसका क्षेत्रफल इन दोनों खेतों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, उसका खेत हो गया। अब इसका स्क्वायर मतलब इतनी लंबाई उतनी चौड़ाई हो गया। अब इसका स्क्वायर मतलब इतनी लंबाई तो इतनी ही चौड़ाई। तो मेरी बात सबको समझ आई। तो इन दोनों के सम के बराबर ये होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। एक बात तो चलो समझ में आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बार बार डायगोनल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि विकर्ण निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सभी पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है ना। तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये चीज़ हमेशा समकोण त्रिभुज में काम करती है। पहली बात, किस में काम करती है, ये समकोण त्रिभुज में काम करती है। समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। बात समझ में आई है। ये 90 डिग्री है, यहाँ कोई एंगल थीटा दिया गया है। ध्यान देना एक बात और, आधार और लंब के बारे में थोड़ा सा वो रहता है कि सर आधार ये है या फिर ये है। देखो कई लोग सोचते हैं सर जो ऐसे पड़ा है वो आधार है, खड़ा है वो क्या है, लंब है। ऐसा नहीं है। देखो अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है, ये 90 डिग्री, ये मैंने थीटा दिया है, अब ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। देखो जैसे कर्ण की पहचान होती है वैसे ही आधार लंब की भी पहचान होती है। कैसे, कर्ण की पहचान है कि वह सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ा क्यों भुजा है, क्योंकि वो सबसे बड़े कोण के सामने है, यानी 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है इसका, है ना। तो 90 डिग्री जो कोण के सामने की भुजा होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, यानी कि कर्ण होगी। बात समझ में आ रही ना, ओके। इसी प्रकार आपको देखो ये एंगल थीटा जो दिया होता है ना, जहाँ पर दिया है इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, ठीक है ना। तो इस बार मैंने थीटा ये दिया है तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, और जो इसके साथ में जो भुजा जुड़ी हुई होती है ना, इस एंगल के साथ में जो भुजा जुड़ी हुई होती है वो वाली हमेशा बेस होती है, आधार होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं हम किसी को भी बेस और आधार बोल देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। किसको मानेंगे, हमेशा ध्यान देना ये जो थीटा जिस जगह दिया इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इस थीटा, इसमें अगर मैं डायग्राम में थीटा यहाँ माना, देखो यहाँ भी मान सकता था, थीटा का मतलब कोई एंगल दिया गया हो, है ना। तो अगर ये थीटा दिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगा, इसके पास वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो लंब आधार के बारे में एक बात क्लियर हो गई। चलो जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना। ऐसे ही हर किसी को लंब आधार मत बना देना, ओके। चलो ठीक। अब हम देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने आपकी एक फ़ोटो ली और वो फ़ोटो की साइज़ ये है,
ठीक है ना। और इस फोटो की साइज़ ये है, तो इसकी ये भुजा कितनी है, मान लो 3 है, और ये भुजा कितनी है, 4 है। तो आप जब इसका निकालोगे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कैसे निकालते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 और 3 तिया 9 और बराबर कितना आ गया 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर क्या आएगा 25 का अंडर रूट, यानी कि कितना आएगा 5। बोलो समझ में आया। इसका मतलब है कि कर्ण बराबर कितना आएगा भाई, 5 आएगा। अब यहाँ पर मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और बात जो बीच में हम छोड़ देते हैं उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन उसके पहले नीचे वाली बात समझेंगे। कर्ण बराबर 5 है ना। आधार और लंब कितना है भाई, 3 और 4 है। ध्यान देना 3 और 4 है। अगर 3 और 4 आधार लंब होते हैं, क्या क्या होते हैं मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूले के अलावा अगर हम बात करें, है ना, आधार अगर ये होगा, इस लाइन में देखना आधार, इस लाइन में लंब और इस लाइन में कर्ण। अगर हम बात करें आधार का मतलब बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब हाइपोटेनियस। जिसको जिस भाषा में समझना है समझ सकता है, ठीक है। ओके, तो देखो आधार अगर 1 होगा, लंब भी 1 होगा, तो ये √2 होगा। ये मैंने अभी छोड़ दिया, इसको समझाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले जो चल रहे हैं वो देखो, चल क्या रहा है। आधार और लंब कितना है, 3 है, 4 है, तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो ये चीज़ें हमारे बहुत काम आने वाली हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये खूब काम आएगा, ठीक है ना। तो इस समय ध्यान दो कि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में कि हम हर बार पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं, बार बार यूज करने की ज़रूरत नहीं है भाई। इसको कैसे करेंगे वो देखो। मतलब ये है कि इसकी अगर हम एक साइज़ बढ़ा दें, जैसे आप मोबाइल में ऐसे ऐसे करके जूम करते हो ना, इसको जूम करो। तो मुझे बताओ, अगर आपकी फ़ोटो अगर बड़ी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ये मुंह है ये बड़ा हो जाता है, नाक भी साथ में उतना ही उसी अनुपात में बड़ा होता है, आँख भी उसी अनुपात में, सर भी उसी अनुपात में, पूरा जो पिक्चर है वो एक साथ बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका भी पूरा पिक्चर एक साथ बढ़ सकता है। मैंने इसको इतना बढ़ाया कि ये 6 हो गया, तो इसका भी रेशियो बढ़ेगा। बोला सर ये 3 का डबल हुआ, फ़ोटो को मैंने डबल कर दिया, तो 3 से 6, तो ये भी कितना होगा, 4 से 8 होगा। तो क्या ये 5 से 10 नहीं हो जाएगा क्या? मेरी बात सबको समझ में आ रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आधार लंब ऐसे होना 6, 8, तो कर्ण कितना होगा, 10, ठीक है ना। अभी देखो और भी निकालना सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये इसी के पार्ट चल रहे हैं, यानी त्रिभुज तो 1 है, उसी का पार्ट चल रहा है, तो ये इसका डबल हो जाएगा 6, तो इसका डबल कितना 8, तो इसका डबल कितना होगा 10। मान लो ये 3 गुना बढ़ा देता, ये 9 हो जाता, ये 12 हो जाता, तो ये कितना आता 5 3 15। मान लो ये 4 गुना बढ़ा देता, तो 3 चौका 12, तो 4 चौका 16, तो 5 चौका 20। ये ध्यान देना, ये अलग अलग नहीं है, ऐसे अनंत बना सकते हैं। और ये मुख्य रूप से सिर्फ एक ही था, मुख्य रूप से क्या था, ओनली 3 4 5 था। अब निकालें कैसे, कैसे समझेंगे वो समझना, ठीक है। ओके, तो हम ये अभी और बताना आपको। देखो कई सारे हैं ये, ठीक। तो अभी ये तो समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ कि ये इसी के गुणा होते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो था वो लिख लिया बस, है ना। ऐसे ही देखो क्या क्या होता है। त्रिभुज का माप होता है 5 12 और 13, यानी आधार लंब कभी 5 12 हो तो ये 13 होगा, ठीक है ना। एक होता है भाई 8 15 और 17, ठीक है ना। एक होता है 20 21 और 29, ठीक है ना। एक होता है भाई 24 और कितना होता है 7 और 25, ठीक है। और भी होते हैं, वो अभी सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझना, काम की बात, क्योंकि अगर आप मतलब समझ गए ना फिर आप नहीं अटकोगे, है ना। ध्यान दो, देखो कैसे। ये जो है एक ट्रायंगल मैंने बनाया, आपको बस पहचानना और कुछ नहीं है, ठीक। ओके, तो एक ट्रायंगल मैंने बनाया और मैंने कहा ये तो है 15 और ये है 36, तो आप ये बताओ। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका जो आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका बोला सर लगा लो ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लगा दो, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल ये सही है, लेकिन इसमें आपको पता क्या करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर तो आपको पता नहीं, क्योंकि वो तो निकालना है। आधार आपको मालूम है 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, इसका पहले दोनों का स्क्वायर निकालो, फिर उसको जोड़ो, फिर उसका वापस अंडर रूट करो, ये प्रोसेस होगा। समझ में आ रही बात। चलो हम डायरेक्ट कैसे करने वाले हैं। मैंने कहा आप इन संख्याओं को काट दो, मेरी बात समझ, ध्यान सुनना। अब यहाँ से स्टार्ट होता अपना पॉइंट। मैंने कहा इन संख्याओं को काटो, ये 2 के पाड़े से, 3 के पाड़े से, 4 के पाड़े से। किससे कटती हैं? जब ये पूरी तरह कट जाएंगी ना, लास्ट में कट करके अपना सिर्फ इनमें से ही वैल्यू आएगी,
इनमें से ही। क्यों? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इसके कई एग्जाम्पल बताए थे। देखो मुख्य रूप से है 3, 4, 5, इसको डबल कर देंगे 6, इसको 8 और इसको 10। आप निकाल सकते हो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 36 और 64 कितना होता है? 100 होता है। क्या ये इसका होता है? बोलो। अरे यही तो होता है ना, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। तो देखो इसी तरीके से होता है। अब दूसरा देखो क्या है, 3 तिया 9 कर दो इसको, 4 तिया 12 कर लो, 5 तिया 15। मेरा कहने का मतलब अगर ये 3 गुणा तो सभी 3 गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना। करके देख लो कि क्या ये सही होता है। अरे 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या बराबर 15 के स्क्वायर के होता है क्या? तो आप निकालोगे तो मिल जाएगा, बिल्कुल सही होता है। तो बस ऐसे ही। तो मेरा कहने का मतलब है जब आपको ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए कि कोई ऐसे दे दिया और आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सा, तो आप इसको काटो। आपको अभी भी मैंने इसका ही गुणा करके दिखाया ना, अगर काटोगे तो वापस ये वही बन जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला है। तो देखो किसके पाड़े से कटता है? 4 के पाड़े से। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजो 20। तो मतलब कहने का ये है कि कटेगा तो वापस वही बनेगा जिसका गुणा चला था, ठीक है ना। तो देखो ये किसका पार्ट है अभी पता चल जाएगा, उसमें से किसका है। 3 का भाग जाता है, 3 पंजो 15, 3 12 36। इसका मतलब इसका आधार लंब कितना? 5 और 12 आ गया। 5 और 12 कौन से वाले में है आधार लंब? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ओहो इसमें है। इट मीन्स इस वाले में तो कर्ण 13 होता है। ये पार्ट आप याद कर लो, बाकी धीरे धीरे अपने आप ध्यान हो जाएंगे। याद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। बस 4-5 याद करने हैं, निकालना सबको आता है। याद न रहे तो निकाल भी सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 और 25 कितना होता है भाई? 169। और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन याद रखो तो बेस्ट है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी आपको पता चला कि ये तो 5-12 वाला सेट है। इसके अनुसार कर्ण कितना होना चाहिए? 13। लेकिन आंसर तो 13 नहीं होगा, क्योंकि सवाल 5 नहीं 15 था, 12 नहीं 36 था, यानी 3 गुणा था। 3 गुणा तो आंसर भी 3 गुणा, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 39 आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हम और आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, मुझे पक्का यकीन है आपको और समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब अगर आपके सामने कभी भी ऐसा ट्राइंगल आ जाता है जिसकी कोई साइड दे रखी हो, तो आपको सिर्फ काट करके पहचानना है कि किसका गुणा। देखो मैं कहना चाहता हूँ इसको 2, 3, 5, 10 गुणा कर करके अलग अलग बना लिया जाता है। ऐसे इसको 2 गुणा 3 गुणा सबको करेंगे तो बराबर गुणा करेंगे, ऐसे सबका बना लिया जाता है, ठीक है ना। ओके तो देखो ध्यान देना, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि एक ट्राइंगल है और इसमें ये 32 है और ये 64 है, तो ये बताओ, है ना। ये छोटी सी बात है जो बस बीच बीच में काम आएगी, ध्यान देना। क्या है? ये 32 है, ये 64। अब आप क्या करोगे? कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे तो आप सोचो कि 64 का आपको स्क्वायर करना है, फिर 32 का स्क्वायर करना है दोनों का, और फिर वापस वर्गमूल करना है। बहुत मुश्किल है रे बाबा, क्यों ना काटा जाए। किसके पाड़े से कटता है सर? 2 के पाड़े से कटता है 16, 2 के पाड़े से कटता है 32, फिर और कटता है और काट दो, फिर 8, फिर 2 के पाड़े से 16, फिर बोला और कटता है और काट दो 4, और काट दो 8। अरे ये क्या काट दिया? 2 के पाड़े से क्या काट दिया, है ना 32। एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था भाई। क्या लिखा था? ये 60 लिखना था, मैंने 64 लिख दिया, है ना। अब इसको काटो एक बार। 2 के पाड़े से काटा तो क्या आया? 16 आया। 2 के पाड़े से काटा तो 30 आया। फिर 2 के पाड़े से काटा 8 आया। फिर 2 के पाड़े से काटा तो कितना आया बोलो? 15 आया। अब ये और कटेगा क्या? और नहीं कटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे काटते काटते अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये और नहीं है ना, और नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा इसका मतलब अपना रेशियो आ चुका है 8-15। तो 8-15 के साथ कर्ण कितना होता है? 17 होता है। ये आप याद रखेंगे। अगर याद न रखना चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने उसका बता रखा है। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर। अरे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करोगे इससे अच्छा इसका स्क्वायर करो। क्लियर है मेरी बात? चलो बहुत अच्छा। तो आपने जैसे इसका स्क्वायर किया तो ये 8 का स्क्वायर कितना? 64, और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ा तो 64 प्लस 225 बराबर 289, और 289 किसका होता है? 17 का आंसर आ गया। इट मीन्स यहाँ जो कर्ण होगा वो क्या आएगा? 17। अरे बोला सर 17 नहीं आएगा। ध्यान दो, यहाँ पर क्या था? 8 नहीं था, 32 था, 15 नहीं था, 60 था। सो 17 नहीं होगा, कुछ और होगा। कैसे? अरे सर ये 8 का 4 गुणा है, मतलब जो मुख्य रेशियो आपने जो ज्ञात किया है उस रेशियो की 4 गुणा संख्या दे रखी है। 8 की भी 4 गुणा दे रखी है, 15 की भी 4 गुणा। तो इट मीन्स आंसर 17 का 4 गुणा होगा। 17 का 4 गुणा कितना होगा? 68 होगा। मेरी बात सबको समझ में आई?
चलो बहुत अच्छा। इसी तरीके से इसके बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं, इसके ये हालांकि बार बार में सेम टू सेम भी आ सकते हैं, और अगर अलग आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, आप ऐसे करके निकाल लोगे। अब देखो मैं इसकी बात करता हूँ, है ना, ये कहाँ से बनता है, तो ध्यान देना वो एक स्क्वायर से बनता है और कहीं से नहीं बनता है ना। स्क्वायर समझो कैसे, मैंने एक भुजा ली, है ना, सॉरी, एक भुजा का कोई भी साइड का मैंने क्या लिया, एक वर्ग लिया, स्क्वायर लिया। इसकी ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होता है, सबको मालूम है, √2 गुणा भुजा होता है, √2 गुणा भुजा, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी √5 √2 5 √2 होगा। ये 7 है तो ये 7 है, तो ये भी 7 √2 होगा। यानी कि जो भी भुजा होती है उसको √2 से गुणा क्यों कर देते हैं वो सबको आता है। निकाल लो इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी जो काम की बात है सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। तो इसमें आधार, लंब और कर्ण की बात करें, क्योंकि इसमें इसको हटाओ, ऐसा ट्राइंगल भी तो हमारे पास कई बार बनता है कि जब ये दो भुजा बराबर होती है। अरे ये दो भुजा जब ए और ए हैं तो ये कितना है, √2 इंटू क्या है, ए है। अगर आप इनको काटते हो तो क्या बचता है, 1:1 कितना बचता है, √2। यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 भुजा, अगर ये 10 होगी तो ये भुजा भी 10 होगी, तो क्या ये भी 10 गुणा √2 होगी, क्या 10 गुणा √2 लिख दो या 2 गुणा 10 लिख दो, एक ही बात है। अगर ये 100 होगी, ये 100 होगी, तो ये भी तो 100 होगी, 100 होगी, 100 होगी। मेरी बात समझ में आ रही क्या। तो ध्यान देना, ये अगर 5 है तो 5 √2, 7 है तो 7 √2। ये मुख्य रूप से एक संख्या होती है, इसकी तरह ही अलग अलग संख्याओं से गुणा कर करके अनंत रूप बना सकते हैं। इसके भी अनंत रूप बना सकते हैं, इसके भी। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रूप बना सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया इसको अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देना कि सर अच्छे समझ में आ गया, या इसको आप दोबारा किसी क्लास में और रिपीट कीजिएगा। ये और कहीं भी आएगा, टेंशन मत लो, कई जगह आएगा, जहाँ जहाँ यूज होगा मैं इसको वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। इसको अच्छे से समझना। आज हमने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है, इससे आगे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे क्लास की तरह रेगुलर। ओके, थैंक यू वेरी मच।